नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज साल का आखिरी ट्रेडिंग डे है, तो इस साल कैसा रहा ट्रेडिंग सत्र और अगले साल आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान होंगे। वीरेश हिरेमत है, कमोडिटी एक्सपर्ट है। भूपेश शर्मा है, बीकानेर से टेक्निकल एक्सपर्ट है। और साथ ही आज हमारे साथ सुधाकर देसाई साहब होंगे, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो आईबीपीए के प्रेसिडेंट हमारे साथ आगे होंगे। साथ ही मसाला ट्रेडर किशोर शाह भी आगे होंगे। चलिए, आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। आप सभी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो कल के सत्र में हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में शानदार तेजी दिखी थी। 200 रुपए तक की मजबूती के साथ गोल्ड बंद हुआ था। 700 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ चांदी बंद हुई थी। लेकिन आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन चांदी पर दबाव दिख रहा है। 69,600 रुपए के नीचे चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड में अब धीरे धीरे तेजी आ रही है। $83.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। आज आधे % तक की मजबूती दिख रही है। नेचुरल गैस गिरावट के बाद हल्की तेजी है। 380 रुपए के आसपास अब MCX पर कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो ग्लोबल मंदी की चिंता बेस मेटल्स पर हावी हो रही है। 720 के आसपास। एग्री मार्केट में जीरा रिकॉर्ड ऊंचाई पर 31,000 के बेहद करीब चला गया है भाव। धनिया में निचले स्तरों पर खरीदारी दिख रही है। 8,150 के ऊपर आज धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी में कम उत्पादन की संभावना से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। 8,350 रुपए के आसपास यहां पर आज कारोबार हो रहा है। ग्वार अच्छी तेजी है। ग्वारगम का वायदा 12,900 रुपए के आसपास पहुंच गया है। ग्वार सीड 6,000 के ऊपर पहुंच चुका है। कॉटन के कम स्टॉक अब अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। 2,950 रुपए के ऊपर कॉटन सीड वायल केक दिख रहा है। चलिए, ये कुछ 10 बड़ी खबरें हो गई, लेकिन आज एक और अहम खबर है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई जी है, प्रेसिडेंट है आईबीपीए के। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले बात स्टॉक लिमिट की, जो समय सीमा खत्म हो रही थी 31 दिसंबर 2022 को, सरकार ने उसे बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। इससे कितना फायदा होगा? देखिए, ये अच्छा कदम है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मुबारक है क्रिसमस का और नया साल का। ये स्टॉक कंट्रोल के बारे में हम लिख रहे थे एज आईवीपीए टू से दैट इट इज कॉजिंग 2-3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर 1, होलसेल डीलर का जिसका 50 टन का सेल है, उससे ज़्यादा वो नहीं रख पा रहा था। और जब ग्लोबल सिचुएशन सप्लाई चेन वल्नरेबल है, इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी टू फिल अप द होल स्टॉक। सो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए हम पूछ रहे थे कि स्टॉक लिमिट इज़ वेरी लेस given the global uncertainties. Number 2, oil seeds के लिए we were saying that when the crops are big, like the soybean crop right now, और आगे जाके अप्रैल में मार्च में we are expecting very good mustard crop, 10% higher than last year. So at that time, if the stock control limit is there, then the millers, of course, producers can buy for 1 month. That was already allowed. But for the traders and dealers, it is very tough. We also need them to participate in the market at the time of harvest. So from both the angles, that is the supply chain angle into the distribution, and also from the oil seeds point of view, crop harvesting and sell off point of view, स्मूथ चलाने के लिए स्टॉक कंट्रोल लिमिट हटाना बहुत जरूरी था at the right time. This step was taken when the prices were supposed to be very, very high. All that is past. Now it is no longer true. So we welcome this step of making it liberal stocking pattern, which will help not only the distributors, dealers, players, but all the captive users, big Horeca manufacturers, everybody. Thank you for this. Okay, यानी एक बेहतर पॉलिसी सप्लाई के लिहाज से भी, सप्लाई चेन के लिहाज से भी स्टॉक लिमिट हटाने की जरूरत थी। आपको बता दें कि 2021 में, मुझे जहां तक याद है, अक्टूबर 2021 में सर इसे लगाया गया था स्टॉक लिमिट को, ना सर? हाँ। चलिए, एक अहम कदम इनको इसे मान रहे हैं आईबीपीए के प्रेसिडेंट। सर, अब सवाल होगा फ्री इंपोर्ट पॉलिसी जो जारी रखने का फैसला हुआ है आरबीडी पाम तेल को लेकर, वो घरेलू रिफाइनिंग कंपनी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से, सी की तरफ से और आईबीपीए की तरफ से हमेशा से मांग होती रही है कि क्रूड पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल में जो ड्यूटी डिफरेंस है उसे बढ़ाया जाए। अगर उसे हम पाबंदी नहीं भी लगाते हैं, अगर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं भी डालते हैं आरबीडी पाम तेल की इंपोर्ट को, लेकिन ड्यूटी डिफरेंस इतना होना चाहिए कि घरेलू जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, घरेलू जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, उसे नुकसान नहीं हो। उस लिहाज से ये किस तरह का, इस कदम को कैसे आप देखते हैं और आप लोगों की डिमांड अब क्या है?
आपने अच्छा समझा है कि वही प्रॉब्लम है. बेसिकली इंडियन रिफाइनरीज which are under capacity utilized want the capacity utilization in India. Palm oil, we are importing about 12-13 lakh tons. So far, about 20% of that, मतलब 2-2.5 lakh ton refined oil आ रहा था, which is at the cost of the capacity utilization in India. There are two problems. One is the capacity utilization, and second is the margin injury. I'll explain the second one in a minute. Today, as of today, the moment the Indian government has relaxed the refined oil imports or extended the importation of refined palm oil, for example, about 60-70,000 tons got traded अबाउट $30-40 चीपर. मतलब सीपीओ का दाम यदि आज के दिन में $1,010 C&F इंडिया, the refined product is available at $980. So given the duty structure, current duty structure, the landed cost of palmolin is about 4 to 5 rupees cheaper, जिसमें ट्रेडर जो इंपोर्टिंग ट्रेडर है वो 2-3 रुपए उसमें रख लेगा. तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए ज्यादा फायदा कुछ होगा नहीं. But we will be compelled as the Indian manufacturers to convert our crude oil imports into refined oil or just become a packer. So this move is enabling the refining abroad in Indonesia and Malaysia than in India. So I think as far as the stable duty policy is concerned, of course, the government can change whenever they want. So they've extended the current duty structure. But our demand with the government would be to explain all these facts and figures and say why olein imports should be restricted by way of higher duties. My worry is that in case the refined oil is freely imported like this and India starts buying, let us say 3-4 lakh tons, which is 40% of imports, like happened in the past, when actually prohibition on refined oil was brought in, thankfully at that time by the government. In case that doesn't happen, I expect the exporting countries, especially Indonesia, to make the differential even lower, because Indonesia wants to convert all their CPO exports to refined oil exports, whereas India wants to import only the crude form to protect the domestic industry, in which there are a lot of investments made, a lot of employment is there. It's a huge industry. So I think our recommendation would be to make a balance and not allow free imports of palm oil in such a way that the Indian refineries will simply become mere packers to defend the branded sales. So our major demand, one demand would be to increase the differential. We are working on that, towards that. यानी घरेलू इंडस्ट्री को बचाना है, एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखना है, तो आपको ड्यूटी डिफरेंस को बढ़ाना चाहिए. ये आईवीपीए के प्रेसिडेंट, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई जी का मांग है. सर, अब अगला सवाल मेरा होगा नेक्स्ट ईयर के आउटलुक को लेकर, क्योंकि हम कारोबारी हफ्ते मतलब साल के आखिरी कारोबारी दिन में हैं. ऐसे में क्या लग रहा है 2023, जिस तरह की उथल पुथल हमने 2022 में देखी है या कोविड के दौरान देखी, तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी, तो 2023 को लेकर किस तरह का आपका आउटलुक है खाने को तेल कर? क्या 2023 में वहां पर महंगाई की दिक्कत नहीं रहेगी, भाव और यहां से नरमी आ सकती है क्या खाने के तेल की कीमतों में? On behalf of industry, I can say that year of 2022, we want to forget very fast, because the market, as you know, you are regularly following this. I think in the last 6-7 months, the market has dropped by about a whopping 50-60%. So the so-called policy shift everywhere, Indonesia also everywhere, is gradually shifting from consumers to the farmers to the production and things like that. Luckily, our domestic crop, soybean and domestic mustard crop, as I mentioned, is going to be good. However, the crushing margin in soya industry is bad, so the crushing pace is going to be slower. Now, I'll come to the global issues pertaining to it right now. Of course, I wish and hope that 2023 would be not as much volatile as the last year was,
which was the last lot of volatility was caused by major global policy factors only. And Indonesian ban, lifting, restrictions, Ukraine crisis, all that we have seen. I know major black swan events we have seen in 2022. In 23, as we walk across the global major drivers, to my mind, is number one, I think we have today a situation where palm oil, which was the same price as soya most of last year, is today priced $400 cheaper. So the palm has come back its original factor. So palm supply chain should not be a problem as of now. Number two factor that will that is major is that Argentina crop is very low. As against 55 million tons, it's about 42 million tons. However, there is compensatory growth of a better crop from Brazil. And palm oil gas oil spread is making the biofuel margins very high, which is making the biofuel margins, biodiesel margins very high in US. Thereby, the Chicago Board of Trade soya, which dictates the soya market, is also very high. In terms of, and the last but not the least, very important major factor as we walk into next year, Indonesia wants to put more export duties and then divert that money into the biofuel in order to sell about 2 million tons more palm oil into biofuel sector by the implementation of what is called B35. They're talking about B35, B40. That means 35-40% of fuel in Indonesia would be from the domestically produced CPO. That will take the domestic fuel demand, biofuel demand, or CPO demand for biodiesel from a whopping 11.5 million tons, which is much more than what India imports, to a whopping 13.5 million tons. So they've said that they will implement it from February 1st. So if this factor kicks in, these four factors that I've said are very supportive to bullish to the market price right now as we walk into the next quarter. On the slightly supportive and bearish side, there are a couple of factors. Number one is the COVID situation and the surge fears. The macro stagnation factors will still remain as a bearish factor. The little bit of uncertainty has kicked in just when we thought that the COVID situation globally is over. Number three, we have sun oil temporarily under a very pressure point right now. Ukraine wants to sell. Traditionally, sun oil is $200, $300 higher than soya. Today, it is being offered at $70, $80 cheaper than soya because the Ukraine wants to use the corridor and send more and more sun oil, so they are making it cheaper. So these three factors are on the little anchoring kind of a thing. Overall, when I sum up the domestic crop, the bearish signals and key drivers and the bullish key drivers, I would say that in case of palm oil, there is a higher propensity of the prices to go up, which is fine because it is still cheaper by $400. I think it will still be economical. 10-15% hike we can see in quarter one. Quarter two is very difficult for us to foresee. That way I restrict only to Q1 of next year. And number two, followed by that, sun oil will get more demand because it's cheap and likely to go up. The last but not the least, soybean oil, I think, will be sideways to supportive and stable. So these are my views on the three major global influencing oils and the key factors behind it. हाँ जी. को लेकर मिक्स्ड क्यूज है, दोनों तरह के फंडामेंटल्स है. जिस तरह से इंडोनेशिया से अगर वहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई गई तो हो सकता है कि वहाँ पर तेजी, पाम तेल की कीमतों में तेजी की संभावना ज़्यादा दिख रही है. साथ ही कोविड को लेकर जो चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, उसका असर डिमांड पर भी दिख सकता है. शुक्रिया सुधाकर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए. चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं. गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं. कल के शाम के सत्र में अच्छी तेजी दिखी थी. आज साल के आखिरी कारोबारी दिन किस तरह की चाल दिख सकती है? 55,000 के ऊपर सोना वापस से आ गया है. भूपेश जी, क्या लग रहा है? 55,000 के ऊपर सोना है, अगर आज खरीदे तो कितनी तेजी की संभावना आपको लग रही है? अगर अगले साल में जाके बेचे, नए साल में 2023 में, तो कितनी तेजी की उम्मीद करें गोल्ड में? नमस्कार विश्वान जी, मुझे सोने में अभी भी तेजी लगती है. जब तक सोना 54,850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें लगातार तेजी बरकरार रहेगी. मुझे उम्मीद है कि सोना ऊपर में आज के शाम के सत्र में 55,250 से लेकर 55,450 आने की पूरी संभावना रहेगी. क्या है गोल्ड पर नए साल के लिए? 55,000 के ऊपर गोल्ड आज आखिरी कारोबारी दिन में दिख रहा है.
वीरेश जी, आपसे सवाल था मेरा गोल्ड पर। जी बिल्कुल विशु मोहन जी, जैसे हमने पिछले कई दिनों से देखा था इंडियन मार्केट में गोल्ड में एक अच्छा उछाल आया हुआ है। हमें भी लगता है 55,200 से 55,300 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। अगले साल भी हमारा पूरा बुलिश आउटलुक है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एक रिसेशनरी माहौल बना हुआ है और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स में एक नरमी हुए है। ये सब देखते हुए मार्केट में एक अच्छा उछाल आ सकता है। आज का दिन में भी बाइंग करके जा सकते हैं। की बात कर लेते, चांदी भी 70,000 के बेहद करीब है। वीरेश जी, क्या लग रहा है चांदी में कितनी तेजी की उम्मीद और करे? अगर आज कोई खरीद कर जाता है 70,000 के करीब, तो नए साल में अगले हफ्ते में किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए चांदी से? देखिए, जैसे चांदी की बात की है तो इंटरनेशनल मार्केट में एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पे ट्रेड पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जैसे हम इंडियन मार्केट की बात करेंगे, इंडियन मार्केट में एक 70,000 के ऊपर फिर से एक जाने का एक्सपेक्टेशन है। अभी आपने जनवरी महीने का एक व्यू लिया तो हमें लगता है यहाँ से 1,000 से 1,500 रुपए का एक तेजी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सोना चांदी दोनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। चांदी में भी बाई करके जा सकता है आज का ट्रेडिंग सेशन में। जैसे नेक्स्ट वीक में देखना है तो हमें लगता है 70,200 टू 70,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। चांदी पर आपका भी भूपेश जी क्या सलाह दे रहे हैं चांदी के लिए? चांदी में अभी भी पॉजिटिव रुख बना हुआ है 68,500 के ऊपर। जब तक चांदी ट्रेड कर रही है इसमें लेवाली करके काम करना चाहिए। ऊपर में 70,200 से 70,500 के टारगेट आने वाले साल 2023 के पहले दिन के लिए रहेंगे। ओके, चलिए अब एक अहम खबर की बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर जीरा चला गया है। जीरा 31,200 के करीब पहुंचता दिख रहा है। 2.5% की तेजी। महीने भर में अगर बात करें तो 25% तक की तेजी आ चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मसाला कारोबारी किशोर शाह हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर, इतनी तेजी लगातार आप लोग जो महीने भर 3 महीने तक का जो टारगेट दे रहे हैं वो हफ्ते भर में ही पूरा हो जा रहा है? क्यों इतनी तेजी आ रही है? क्या हो रहा है जीरे में? चल एक्चुअली क्या है, जीरे का जो मोमेंटम है वो इतना बन गया है कि मेन यही कारण है कि इस बार जो सीडिंग हुई है, लोगों मतलब व्यापारियों की इतनी होप थी कि भाई इतना भाव बढ़ने के बाद कम से कम 30 से 40% सीडिंग बढ़नी चाहिए। उसकी जगह उल्टा गुजरात के अंदर से 15 से 20% सीडिंग कम हुई है। राजस्थान के अंदर 10 से 15% सीडिंग बढ़ी है। ऑल ओवर देखा जाए तो सीडिंग लगभग 5 से 10% कम रहेगी। दूसरी बात यह है कि इस बार है वो जीरा जो मौसम है, जो पहले में शुरुआती दिनों में मौसम है वो फेवरेबल नहीं रहा जीरे के लिए। अभी थोड़ा मोमेंटम बना है मौसम का, उसके हिसाब से तो लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब ग्रोथ हो जाएगा मतलब फसलों के अंदर। लेकिन आने वाले 2 महीने में कि कैसा मौसम रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आने वाली फसल कैसी रहेगी। और तीसरा कारण ये है सर कि जो स्टॉक मतलब पुराना जो माल कैरी फॉरवर्ड था वो अभी तक मोस्ट ऑफ मतलब नील के बराबर हो गया, यानी 5-7 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड रहेगा, कुछ ज्यादा कैरी फॉरवर्ड माल है नहीं अपने पास। ये सब कारणों की वजह से जीरा डे बाई डे नया हाई बनाने जा रहा है। सर, अब उत्पादन को लेकर किस तरह का अनुमान, आप लोगों ने कुछ बदलाव किया है? क्या अनुमान है? और यील्ड को लेकर आपने पिछली बार कही थी कि चिंता है, लेकिन हालांकि कल उनसे सोनी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यील्ड को लेकर अब चिंता नहीं है, क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़ी है उससे यील्ड की चिंता खत्म हो गई है। क्या शीतलहर का असर उत्पादन पर हो सकता है? क्या अनुमान है आप लोगों का? गुजरात और राजस्थान से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? किसानों से बात करो, व्यापारी से बात करो, ये मालूम पड़ता है कि अभी मौसम अच्छा है नो डाउट, लेकिन आने वाला 2 महीना यानी कि पूरा जनवरी पूरा फरवरी, ये 2 महीना अपन को देखना पड़ेगा कि आने वाला मौसम कैसे रहता है। आगे ये ठंडी कैसी पड़ती है, कोई ओलावृष्टि या बर्फबारी या मतलब वो सोच गिरती है कि देखिए जीरा एक सेंसिटिव क्रॉप है, तो ये आने वाले 2 महीनों के अंदर ही मालूम पड़ेगा कि आगे की फसल कैसी आएगी। फिलहाल जो मौसम है वो अच्छा मौसम है, इससे ये नहीं लगता कि मतलब फसल इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। सीडिंग तो जो होनी है वो हो चुकी है, अब कोई सीडिंग कोई बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन मौसम अभी अच्छा है। आने वाला 2 महीने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब अपना उत्पादन कैसे होगा। फिलहाल अच्छा है मौसम। सर, जो करंट भाव है जीरे का, इस भाव पर अगर कोई ट्रेडर, कोई स्टॉकिस्ट, कोई भी जिनके पास हाजिर में भी माल हो, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे किशोर जी आप? हाँ जी, अभी मैं जिसके पास भी जीरा पड़ा है तो मैं ये बोलूंगा कम से कम हर भाव में प्रॉफिट करते जाइए। ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट हवा में दिख जाए। अभी जिसके पास भी जीरा पड़ा हो तो कम से कम 50% जीरा भी भाव में बेचना चाहिए, और फिर नीचे जब भी मिले 15 जनवरी के बाद एक कदर मौका मिल जाए अपन को नीचे आने में, तो वहां अपन को वापस ट्रेड बनाना चाहिए। 2023 जब जीरा नया चालू होगा मार्च से, तो आने वाला अभी साल भी जीरे के लिए सुनहरा ही रहेगा। हो सकता है जीरा इन भाव से भी और भी 20-25% बढ़ जाए।
शुक्रिया किशोर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, मसालों पर भूपेश जी आपकी राय क्या है? आप क्या सलाह देंगे? टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है जीरा और धनिया दोनों ही काउंटर पर? आपकी राय क्या है? जीरा अभी भी सुपर स्ट्रॉन्ग चार्ट बना हुआ है। मुझे लगता है कि जीरे में 30,400 के आसपास जहां भी जीरा मिलता है वहां जीरा लेना चाहिए। और ऊपर में अभी भी 32,100 से 32,600 तक के घर खुले। नई पोजीशन लेने वाले लोगों से स्पेशली अनुरोध रहेगा कि वो 30,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें और ऊपर के टारगेट के लिए बाजार में बने रहें। दूसरी तरफ धनिये की बात करें तो धनिये का बाजार अभी भी मुझे तेजी में ही समझ आता है, परंतु जीरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जीरे में बाजार काफी स्ट्रॉन्ग है, परंतु धनिये का बाजार पिछले काफी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये अंडर परफॉर्मेंस मुझे भाव में भी अभी आने वाले दिनों में भी दिखती है। जब तक बाजार 8,300 के ऊपर जनवरी वायदा नहीं निकलता, तब तक इसमें लेवाली से दूरी बनाए रखनी चाहिए या ज्यादा पोजीशन में व्यापार नहीं करना चाहिए। ऊपर में जब 8,300 के भाव क्रॉस करेंगे, तब इसमें एक नई तेजी बनेगी। चलिए, अब ग्वारसीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। यहाँ भी अच्छी तेजी दिख रही है, 2% ग्वारगम ऊपर है। ग्वारसीड की बात करें तो 1.5% ऊपर है। वीरेश जी, ग्वारसीड और ग्वारगम को लेकर आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, पिछले कई दिनों से एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है ग्वारसीड ग्वारगम, बट आज का ट्रेंड देखते हुए हमें लगता है कि ये तेजी और भी जारी रहेगी। ग्वारसीड की बात करें तो जनवरी वायदा 6,100 to 6,150 का एक लेवल के लिए बाय करके जा सकते हैं। जैसे दूसरी बार ग्वारगम की बात करें, ग्वारगम जनवरी वायदा में भी बाइंग का सलाह रहेगी 13,000 to 13,500 का लेवल के लिए। सर, क्रूड पर क्या राय है वीरेश जी आपकी? देखिए, क्रूड में एक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। इंट्राडे की हिसाब से देखें तो बाय करके जाना चाहिए 6600 to 6620 का लेवल के लिए। हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, बाइंग का सलाह रहेगी। भूपेश जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है बाई करके जाना चाहिए कच्चे तेल में? जी नहीं सर, है ना, मुझे कच्चे तेल का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार लगता है और यहाँ पर 6,580 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में बाजार 6,470 और 6,410 के टारगेट आने वाले समय में संभावित रहेंगे। इवन आज शाम के सत्र में भी संभावित रहेंगे। चलिए, बेस मेटल्स की फटाफट बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक जहां पर तेजी दिख रही है, आधे % तक की तेजी यहां दिख रही है। लेड, एल्युमिनियम में मामूली कमजोरी दिख रही है। भूपेश जी, टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल्स में अभी कॉपर में लेवली करके व्यापार करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 720 रुपए का रहेगा और मुझे उम्मीद है ऊपर में 728 से 731 रुपए के भाव संभावित रहेंगे शाम तक के सत्र के लिए। ओके, 724 पे कॉपर खरीदना है, 729 से 733 रुपए के टारगेट के लिए। अब वीरेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल में मेरा टॉपिक रहेगी जिंक। जिंक में बिकवाली करके जा सकते हैं 268 लेवल में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 269 का और 266 का टारगेट के लिए। शुक्रिया वीरेश जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फटाफट से तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और आउटलुक भी समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप